हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके ओके। और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई भाई? चल रही है सर। ओके। अब तो थोड़ा स्लो हो गया आप लोगों का, है ना? धीरे धीरे चल रहा है। इनफैक्ट काफी स्लो हो गया है। बहुत सारी यूनिट्स को धीरे धीरे करा जा रहा है। हाँ सर इस टाइम में ना बहुत ज्यादा पोर्शन है, तो आप कौन कौन से चैप्टर लेंगे और मनीष सर कौन कौन से चैप्टर लेंगे, कुछ आइडिया है क्या? केमिस्ट्री में नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स तक है। मतलब पोर्शन ज्यादा नहीं है एक्चुअली। हाँ, वो ही है। मतलब सारे की सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए हैं। तो मनीष सर और वर्षांक सर ही लेंगे वो वाला पोर्शन। मैं एक तरह से सपोर्टिंग हैंड में आप लोगों को सारी चीजें वो कराता चलूंगा। देखते चलूंगे। अगर सर का कोई लगता है कि उनको ज्यादा टॉपिक बचे हैं तो मैं उनका कोई भी एक टॉपिक ले लूंगा जो दोनों बैचेज में कॉमन होगा। मैं ले लूंगा एक दो टॉपिक। हालांकि ज्यादा नहीं है, वो आराम से हो जाएगा बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म 2 आप लोगों को करवा दिया ना सर ने। हाँ, आधे से ज्यादा तो उसी में उसमें बस ऊपर ऊपर से बताना रहेगा, हेडिंग और ये सब होता है ना? यस। तो अब बस ये है कि चैप्टर्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वो लिख आपको ज्यादा दिख रहा है, लिखा ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं। सिंपल है, वो आराम से हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। हाँ सर, समझा। ठीक है ना, वो आराम से हो जाएगा, उसका इशू मत समझो इतना ज्यादा। और ठीक सर है। ये जो आप तो अभी अभी ऐसा अपन क्या एक्स्ट्रा करते हैं? लिखा रहे वो हाँ। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे कितना और है? मतलब क्या क्या है? रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, और क्या आज क्या है? आज अपना ऑक्सीडेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद किसी एक क्लास में, नेक्स्ट या कल वाली क्लास में, आई वुड ट्राई कि मैं आपको हीटिंग इफेक्ट समझाऊंगा पूरी ऑर्गेनिक का। कॉमन हीटिंग इफेक्ट वो कई बार आपको हेल्प कर देता है ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोडक्ट लिखने में। ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट एक क्लास में समझाऊंगा। आज अपन ऑक्सीडेशन कंप्लीट करेंगे बिकॉज रिडक्शन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत अच्छे से। 9-10 तरह का रिड्यूसिंग एजेंट सब हमने पढ़ा था। आज हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स तो पहले ही करा चुका था। ओजोनोलिसिस, डाइहाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स याद है सबको? क्यों भाई? यस सर। ठीक है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी हुई थी। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बचा हुआ था। डाइहाइड्रोक्सिलेशन सिन और एंटी दो तरह से। सिन के दो करवाए थे मैंने, कौन कौन से? OSO4 और दैट इज KMNO4 बेयर्स रिएजेंट। और एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन के दो करवाए थे, पर एसिड और दूसरा AG2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। याद है? एल्काइंस के केस में ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये सर ने आपको ऑलरेडी करा दिया होगा। फिर मैंने आपको इसको ओजोनोलिसिस बहुत अच्छे से कराया था। ओजोनोलिसिस सबको याद हो गया होगा। और यहाँ तक इतनी बात हमने डिस्कस करी हुई थी। कोई दिक्कत परेशानी इतना? सबको ट्रेड कर दो फिर।
हाँ पोर्ट्रेट में कर देता हूँ, 1 मिनट। इतना पढ़ के आए हैं सब लोग? लास्ट वाला एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का? उसमें कोई डाउट्स हैं? डिस्कस हो गया? सर डाउट्स हैं, बताओ सॉल्व फिर उसमें किए थे। डाउट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 51 और 55। 1 मिनट, तो फिर मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट। आपके ग्रुप पे आया होगा ना पेपर? सर उसी दिन आया। यस सर। 1 मिनट वेट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ एक बार। 51 एंड 55। 51 देखो, 51 क्या बोल रहा है एक बार। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, सीसीपी, ठीक है। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है। 1/4 of tetrahedral voids are occupied by divalent metal ions A, and octahedral voids are occupied by monovalent metal B। फॉर्मूला पूछा, देखो मिक्स्ड ऑक्साइड, इसका एक, इसको बोलते हैं स्पाइनल बोलते हैं एक्चुअली, ये स्पाइनल वर्ड आता है आपका ग्रेजुएशन में। इसको समझो, मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे मैं Fe3O4 की बात करूंगा तो एक्चुअली इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स, वन इज FeO, अनदर वन इज Fe2O3। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर FeO और Fe2O3 को मैं मिक्स कर देता हूँ तो मेरा Fe3O4 बन जाएगा कि नहीं, बोलो। देख, 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आयरन कितने में है? आयरन +2 में। और यहाँ आयरन कितने में है? आयरन है +3 में। सो आयरन +2 वाले और +3 वाले, इनको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। इस तरह सिमिलरली जनरली ये स्ट्रक्चर होता है AB3O4, जिसमें होता क्या है, एक तो बनता है AO और एक बनता है सॉरी AB2O4 बनता है AO plus B2O3। जनरल फॉर्मूला ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज दिस वन। तो AB2O4 बन गया, जिसमें A तो होता है +1 में और B होता है +3 में। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कह रहा है एक मिक्स्ड ऑक्साइड में जिसमें ऑक्सीजन तो है तुम्हारा CCP में, ठीक है, मान लिया। अब 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट। डाइवेलेंट कौन है? A2 पॉजिटिव। तो A की होके 1/4 वॉइड्स हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कितने, एक बार बताओ सब लोग। नंबर 2। टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होते हैं? 8 8। होते हैं, 8 होते हैं। तो 1/4 ऑफ 8 कर लिया और कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। बी पे आ जाओ, बी का कह रहा है एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवैलेंट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सॉरी आर ऑक्युपाइड बाय द मोनोवैलेंट, सॉरी इसने मोनोवैलेंट लिखा है कि डाइवैलेंट एंड मोनोवैलेंट। अच्छा ये मोनोवैलेंट है, ट्राइवैलेंट आना चाहिए यहाँ पर वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, इसको वो देखो। अगर मिक्स वाले ऑक्साइड का हम लोग को वो लॉजिक नहीं भी पता होगा ना, तो हाँ भी सिर्फ हाँ तो सॉलिड भी स्टेट वाले हाँ, लॉजिक से कर लेंगे। हाँ तो भी हो जाएगा, सिंपल है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं तुम्हारे टोटल? 4 होते हैं। 4। मतलब कंट्रीब्यूशन उनका टोटल 4 निकल के आता है सबका, ठीक है। तो इसमें टोटली 4 आ गया ये वाला, क्योंकि आप दिखा देखते भी 1/4 इंटू कितने करते, सॉरी 1/4 इंटू 12 करते +1 करते तो भी टोटल 4 आता। और ऑक्सीजन पे आ जाओ तो ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा CCP के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा, सो A2B4O4 बनेगा लगभग। तो ये बन जाएगा तुम्हारा AB2O2 बन जाएगा। आंसर चेक करो इसका। सर बट ए डाइवैलेंट है ना, तो उसका कुछ नहीं रोल होता। सर ये नहीं नहीं डाइवेलेंट है, नहीं उसका रोल होगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। एक मिनट एक मिनट, क्योंकि हमको टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि टोटल ऑक्साइड हमारा न्यूट्रल बनना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा A डाइवेलेंट है, A पे +2 है, और B मोनोवेलेंट है, B पे +1 है, और ऑक्सीजन है तुम्हारा O पे -2 है। तो यहाँ पे टोटल -4 आया। तो यहाँ का टोटल -4 आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, A पे +2 है और B पे 2 है, 2 + 2, ठीक तो है? +4 -4। हाँ सर। आंसर नहीं चेक किया इसका, आंसर देखो।
वही देखो है सर, चेक वही चेक होगा, करके बता। वही होगा। नहीं, एक बार श्योर होके देख लो ना, फिर लाइक देन वी कैन बी श्योर वही कि है कहीं सर, कोई वही है। मिस्टेक तो नहीं। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको ऐसा कुछ चेक भी करना है तो टोटल ओवरऑल न्यूट्रल हो जाना चाहिए, +4 -4 आ गया आंसर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट 55 है क्या? यस सर। 55 देखो। इन ए सॉलिड ए बी हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, मान लिया ए एटम्स ऑक्युपाई एवरी CCP क्यूबिक क्लोज्ड पॉइंट, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा CCP का मतलब A occupy the every CCP and B atoms octahedral voids, OHV का मतलब octahedral voids है, ठीक है। If all the face centered along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is, ये वाला वही भाई क्वेश्चन है PB थोड़ा वाला सा। है। हाँ, ये इसमें अलग है थोड़ा सा सर, क्या 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 ये मतलब अपना मॉड्यूल से हम्म, थोड़ा सा अलग है। देख लेते हैं एक बार। देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। अब NaCl में Cl माइनस कहाँ कहाँ होते हैं? सारे के सारे कॉर्नर पर और सारे के सारे कॉर्नर फेस पे। सेंटर पर, ठीक है। और Na+ कहाँ होता है? एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यही तो होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं? ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर पर, तो वहां पर हो जाएगा। अब कह रहा है ए एटम ऑक्युपाई एवरी CCP, तो ए एटम तो CCP है, मतलब एक तरह से कॉर्नर्स पे 1/8 × 8 करेंगे जनरल रूल के अकॉर्डिंग, +1 करेंगे 1/8 × 8 प्लस यहाँ पर जाएगा 1/2 × 6। क्लियर है मेरी बात? और बी एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं 1/4 कंट्रीब्यूशन वाले बार है, +1 हो जाएगा जो बॉडी सेंटर में। ये होता है जनरल रूल। अब कह रहा है इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, अब एक एक्सिस से निकाला है, तो आप क्यूब समझो इस बात को, ऐसे क्यूब देखा, क्यूब माना हमने, मान के चलो इस एक्सिस से निकाला, ये एक्स एक्सिस से, तो इसका फेस सेंटर आगे वाले फेस का और पीछे वाले फेस का, दो के फेस सेंटर हट जाएंगे ना, एक एक्सिस पे 2 फेस पड़ेंगे ना, टोटल 6 फेस होते हैं तो 3 एक्सिस पर, तो हम कहेंगे कि आगे वाले फेस का फेस सेंटर और पीछे वाले फेस का फेस सेंटर, ये हमने फेस सेंटर हटा दिए, तो पक्की सी बात है कि कोने वाले तो 1/8 × 8 और 1/2 वाले 6 ना बनकर अब 4 बचे। गॉट इट? बोलो समझ में आई बात? जो यहाँ 6 था वो अब 4 हो गए क्योंकि ये 2 हट गए। स्टोइकियोमेट्री पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। तो ये 3 बार जाएगा, 3-4 बार, यहाँ पे 1 बार, ये 2, A3B4 आना चाहिए, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। हाँ सर, यही है आंसर। A3B4 बन गया। ये तो मुझे लगता है शायद मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। नहीं सर, उसमें अलग है। अच्छा, तो अभी समझ में आया है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म। क्वेश्चन नंबर 87, उसमें ना वाटर ऑफ हाइड्रेशन पूछा है BeCl2 का, हमें कैसे पता चलेगा? करते हैं, 1 मिनट पहले मुझे इसका बताओ, सब कुछ समझ में आया? मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? सर एक का पार्ट नहीं समझा। एक का नहीं समझे ना, दोबारा समझो ना, तो बोला बोला करो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो इसने क्या है कि ए एटम्स कहाँ पे होते हैं? CCP का मतलब एक तरह से FCC, मतलब कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर होते हैं, जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये कॉर्नर 8 होते हैं, फेस सेंटर 6 होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, अब एक बार बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग फेस के सेंटर एटम हटा दिए, तो मान के चलो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग हटा लिए, मान के चलो एक्स ये मान लिया हमने, तो इसके अलोंग एक्सिस ये वाला ही तो हो गया, एक तो ये वाला हो गया फेस, एक ये वाला फेस हो गया, इसका फेस सेंटर इसका फेस सेंटर हटा दिया गया। अब आया समझ में? तो 6 की बजाय अब 4 हाँ सर बचे। समझाओ, मैं FCC मतलब CCP को FCC नहीं कुछ दूसरा ही समझ रहा था। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। बाकी सबको बोलो भाई, बोलो। Yes, sir. सर ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 कुछ था, कौन सा था? 87 वाला क्वेश्चन। 87 पे आ जाओ। हाँ, विच ऑफ द व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड BeCl2?
ये तो रटने वाला था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सपोज कि BeCl2 की जगह कुछ और पूछा तो कुछ ऐसा वाटर ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करने का कोई तरीका है क्या? नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये तो टोटल कंपाउंड पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, बोरेक्स में कितने होते हैं, उसमें भी Na2B4O5 डॉट OH होल 4 डॉट 5H2O 8H2O, सॉरी, उसमें 8 होते हैं। एक तो होता है जिसमें से 2 3 अंदर चला जाता है। ये तो टोटल याद करने वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट याद करना। देखो ये 88 वाला तो हाइड्रोजन वाले उससे आ गया है, हाँ वो बिल्कुल आता सेम है। कराए थे आपको। और बताओ। और वो क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे क्या? 82, strongest reducing agent among alkali metals and earth metals are respectively। reducing agent जो दूसरे को रिड्यूस करता है, और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, इसमें ना मैं समझ गया, इसमें आंसर एक लिथियम वाला दे रखा होगा आपको। हालांकि सीजियम होता है इन गैसियस फेज, हाँ सर, बट इन शीशियम द, होगा ना? नहीं सुनो पहले मेरी बात। जैसे बोलिए बोलिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज का हो सकता है जब खुद इलेक्ट्रॉन दे और उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा ले लेगा तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। जो जो आसानी से तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो सीजियम देता है, हमको पता है। तो कायदे से यहाँ पे सीजियम आना चाहिए। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो यहाँ से बेरियम आना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्काली मेटल का सीजियम बेरियम हो गया। ठीक बट है, सर वो है ना, आंसर में ना लिथियम और बेरिलियम दिया। अब मैं इसका बता देता हूँ। बेरिलियम नहीं, बेरियम। अब इसमें क्या होता है, लिथियम बेरियम का ही बताता हूँ। इसमें जानबूझकर वो आपको इसमें इसको एक्वस सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा है। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद समझो इस बात को। देखो, कभी भी जब हम रिएक्शन कराते हैं, गैस में जनरली नहीं कराते, आप लैब में जाओगे, लैब कोट पहन के रिएक्शन करोगे, तो रिएक्शन कराओगे तो आपको जनरली सबसे ज्यादा एसेसिबल होता है आपके लिए कि आप लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन फेज में रिएक्शंस को करोगे। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर ये अंडरस्टूड है कि इसने एक्वस फेज में ही पूछा है। एक्चुअली जो सीजियम और बेरियम आंसर है वो गैसियस स्टेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, मैंने आपको बताया था इस ब्लॉक में कि लिथियम बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, इसका बेशक हाई आयोनाइज एनर्जी ज्यादा है, बट बाई चांस आयोनाइज करने में जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत एनर्जी लग रही है, लेकिन लिथियम प्लस जैसे एक सोल्यूशन में गया, इसके आसपास पानी की इतनी जबरदस्त लेयर बन जाती है कि इट बिकम्स सो मच हैवी और बड़ा बन जाता है, और इतना ज्यादा हाइड्रेशन से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि आयोनाइजेशन की एनर्जी को ओवरकम कर जाती है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से निकल गया माना गया होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस बनने के बाद वो इतना ज्यादा स्टेबल हो चुका है, बिकॉज पानी की इतनी सारी लेयर्स बन चुकी हैं, हाइड्रेशन से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो चुकी है। इसलिए लिथियम को सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माना जाएगा कब, एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि गैसियस में सीजियम विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन का बस मकसद ये था कि लिथियम हम जब भी रिएक्शन कराएंगे तो एक्वस फेज में कराएंगे, तो ये इतना ज्यादा जबरदस्त हाइड्रेशन अच्छा, केवल लिथियम के लिए आता तो सर ऐसा सेम केस सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। में नहीं होगा? बेरियम, हाँ, ये बेरिलियम के लिए नहीं होगा इतना। मान लिया कि बेरिलियम भी छोटा होता है, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा ये अपोजिट ऑर्डर आ जाता है, ये केवल ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 2 में हम पढ़ते नहीं है इतना कभी। अच्छा, मतलब ये एक लर्न करने वाला चीज है। यस, याद करने वाली, ये मैंने आपको बताया भी था कि जनरली अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ये आंसर आ जाता है। बट एटॉमिक रेडियस इन एक्वा स्टेट पूछोगे तो फिर हाँ लिथियम वो प्लस का एटॉमिक मैक्सिमम आ रेडियस जाता है। वाला पता है, वो याद है, तो तो उसी वो से बिकॉज ऑफ रिलेटेड। हाइड्रेशन ही था। और बिकॉज ऑफ, अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, बट एक्वा स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, मतलब लिथियम प्लस सबसे अच्छा है। क्या हो जाता है? समझ में आई बात? और बताओ।
पेपर तो आसान ही है, कोई ज्यादा तो है नहीं इसमें कुछ ऐसा। GOC1 का ही नॉर्मल छोटा छोटा सा पार्ट आया है। सबसे गंदा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आया है। क्यों? पता नहीं, कंफ्यूजिंग था, मतलब इजी था ना, तो और पढ़ के गए थे काफी भारी भारी सा, तो बेसिक बेसिक भूल जाते थे। ऐसा मत करो, बेसिक्स पे ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, पूछते रहो हाँ, चीजों वो को। प्रैक्टिस से हो जाएगा, वो प्रैक्टिस थोड़ी कम क्योंकि इसमें लगेगी ना। सॉलिड वाला पार्ट तो कम ही आया है, इसमें आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट खूब भर भर के आया, बाद वाला पार्ट तो। वो चलिए कैसे चलें आगे। देखेंगे सर? हाँ सर। यस सर। तो मैं आपको बता रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा रहा था आपको, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जनरली अभी तक केवल और केवल एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ा है, एल्काइंस का तो लगभग आप जानते ही हैं, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑल दी, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे वाला ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है। हेलो, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो, एल्कोहल में ऑक्सीडाइज होने की खूब सारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है इनटू एल्डिहाइड, इनटू कीटोन्स एंड ऑल, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना अभी। नहीं सर। चलिए, जैसे मान के चलो हमने कोई अल्कोहल लिया RC, और इधर मैंने H लगाया, इधर H लगाया, इधर OH, ये कोई अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल आप सब समझ रहे हैं कि जहां पर OH सिंगल कार्बन से, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है फर्दर केवल एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के भी दो तरह से चांस हो सकते हैं। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इस पर डाला तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किसी एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा OH। यहाँ पर OH और यहाँ पर H। आप जानते ही हैं कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो होगा क्या, इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये OH माइनस निकल जाएगा, तो एक तरह से वाटर निकल गया। तो बना क्या, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया और वाटर यहाँ से निकल गया। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमने डाला तो वो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड है, तो उसके बीच में नया वाला ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन अल्कोहल की केवल एल्डिहाइड तक जाएगी, बट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अगर फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि हमको ये पता लग जाए कि कौन माइल्ड है और कौन स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है मेरी बात? ये तो थी प्राइमरी अल्कोहल की। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर सबको? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। भाई यहाँ पर तो कार्बन के पास दो H थे तो खूब भर भर के कार्बोक्सिलिक तक कन्वर्जन हो गया। बट लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर एक अल्कोहल ले लेता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी आप समझ ही रहे हैं कि OH से जुड़ा वाला कार्बन फर्दर टू कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो अभी भी इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अपने को। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बाकी ये तो था ही। एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, ये इधर शिफ्ट होगा, OH माइनस यहाँ पर, मतलब वाटर निकल गया। तो ये बन क्या गया, RC डबल बॉन्ड O R1 R2। तो ये क्या बन गया है, कीटोन में कन्वर्जन हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर अभी भी इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है? द आंसर इज नो। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर इस कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स केवल किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन में। जबकि प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में और स्ट्रॉन्ग है तो फिर फर्दर वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर।
और अगर टर्सरी अल्कोहल अगर रहेगा सो R1 R2 रिएक्शन और R3 यहाँ पर OH रहेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इसको कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया आपने, तो फिर ऑक्सीडेशन वैसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, लेकिन फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं, अभी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में पढ़ा होगा, सब लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि लेट अस सपोज मैं इस R3 को CH3 से कन्वर्ट करके CH3 से लिख के इस तरह दिखा देता हूँ, ये CH3 है। तो यहाँ पर होगा क्या, हीट की प्रेजेंस, हीट करने की प्रेजेंस में यहाँ ये डबल बॉन्ड OH मैंने इसको निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, R1CR2 और डबल बॉन्ड CH2। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड वी विल गेट एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट अगर हमने हीट कर दिया तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रॉन्ग एजेंट रहेगा तो क्या आएगा सेकेंडरी में? दोबारा बोलो। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन में मतलब क्या है वो एक्स क्या है? मैं कह रहा हूँ कि हेक्स मतलब कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो मेरा मतलब था कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला और हीट किया तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर, कब, टर्सरी अल्कोहल से। तो ये हमने समरी कर लिया, प्राइमरी का एल्डिहाइड, देन फर्दर कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी का अप टू कीटोन, और टर्सरी का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, but in presence of oxidizing agent will heat that tertiary alcohol and will get the elimination reaction as the major product. Okay, अब हम बात करते हैं कि कौन माइल्ड होते हैं और कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हेडिंग डाली है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे पहला है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल पर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंगनीज कितने में है, +7 में, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि +7 से +2 में जाता है। रेडॉक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 का कलर क्या होता है, कोई बताएगा? पर्पल कलर होता है। और MnO2 का, सॉरी Mn+2 का ब्राउन होता है, ब्राउन। PB पर्पल टू ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये भी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर क्रोमियम कितने में सबको पता है, +6 में, तो ये फर्दर कन्वर्ट खुद किस में हो जाता है, +3 में। खुद का रिडक्शन कर रहा है ना, खुद का रिडक्शन कर रहा है ना, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो दिए थे उन्हीं को तो एक्सेप्ट करके खुद का रिडक्शन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, +6 से +3 में खुद का रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम K2Cr2O7 का कलर क्या होता है, पहले ऑरेंज होता है और ये बाद में कलर हो जाएगा जाता है। ग्रीन। तो इसको याद रखने का तरीका जनरली क्या है, PB करता है और ये OG करता है, OG PB याद रख लेना, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। ऑरेंज टू ग्रीन कौन होगा, डाइक्रोमेट, और पर्पल टू ब्राउन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, KMnO4, ठीक है। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये तीसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ भी क्रोमियम कितने में है, +6 में, फर्दर कन्वर्ट होता है +3 में, ये भी ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये डाइक्रोमेट है, एसिडिक डाइक्रोमेट, और ये क्या है, क्रोमेट है। क्या है ये, क्रोमेट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो हमको ये समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। इतनी बात क्लियर सबको? सर ये जो Cr6+ का कलर क्या होता है, येलो? नहीं, क्रोमियम +6 में ऑरेंज ही होता है, ऑरेंज टू ग्रीन। क्रोमियम +3 ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि माइल्ड कौन कौन से हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खूब सारे हैं जिनसे हमको ये पता चलता रहेगा कि कौन किसको किस में कन्वर्ट कर देता है। एस स्ट्रॉन्ग वाले 3 सबको याद हुए,
कि करेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्सरी को कोई ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले। माइल्ड वाले क्या करेंगे, माइल्ड वाले क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन में, ठीक है। और टर्सरी अल्कोहल का कर ही नहीं पाएंगे, टर्सरी का तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते थे, तो फिर माइल्ड तो करेंगे क्या। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर सबको, हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें वन बाय वन हम इनकी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं प्राइमरी को, मतलब माइल्ड वाले जो हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहला है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। कभी भी आपको एरो के ऊपर ये दिख जाए कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस हीट की प्रेजेंस में, अगर किसी भी एल्कोहल को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा दिख जाए कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या कभी भी ऐसा दिख जाए रेड हॉट कॉपर, इन सब का एक ही मतलब है, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है। होगा क्या, जैसे मान के चलो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3CH2OH, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस हीट, ये किया तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, माइल्ड है तो माइल्ड किस में कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को, एल्डिहाइड में। माइल्ड किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल मान के चलो अगर आपने कोई लिया है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, ठीक है। कॉपर रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन, ये तुम्हारा जो भी है आपने डाला कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। कैसे करता है, एक बार इसकी मैकेनिज्म थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ से H और यहाँ से H, दोनों जगह से H जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, रेडिकल रेडिकल कंबाइन, और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर इधर से भी H, इधर से भी H, एक तरह से H2 निकल जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस जो हमने इस पर इस मॉलिक्यूल को डाला, सेकेंडरी अल्कोहल को या प्राइमरी को, कुछ भी करा, तो एक तरह से हाइड्रोजन हट गया। तो इस रिएक्शन को मैं डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। और हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना, इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इसको हम डीहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। और इसमें एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि 2 सिग्मा टूटकर एक पाई बन रहा है, बॉन्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। और हम इसको ऑक्सीडेशन तो बोल ही रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर के प्रेजेंस में अल्कोहल को हीट करना कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। कैन दिस रिएक्शन बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन, यस, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, 2 सिग्मा का ब्रेक होना और एक वीक पाई का बन जाना, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा का टूट जाना। तो 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा ही तो टूट रहे हैं, दोनों H टूट टूट के जा रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों में से कुछ भी इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस हीट। याद हो गया, क्लियर है, चलें आगे। यस सर। सेकंड हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सेकंड वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है तुम्हारा, दैट इज नोन एज द NBS, एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड। आपने खूब नाम सुना होगा, NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। सक्सिनिक एसिड का नाम तो सबने ही सुना होगा, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये क्या होता है, ये वाला एन ब्रोमो, NH हटा दो और यहाँ पर Br लगा दो, दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। जब भी हम किसी प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं RCH2OH, NBS अगर हमने डाल दी, ये भी माइल्ड है, और माइल्ड का काम ही क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है। सेकेंडरी अल्कोहल को NBS अगर हमने डाल दिया तो एरो के ऊपर आप, बस ये है कि काम वही हो रहा है, बस काम को करने वाले एजेंट रिएजेंट अलग अलग हो रहे हैं। तो NBS भी यहाँ पर क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म इसकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, मैकेनिज्म इनफैक्ट इनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, करवा भी नहीं सकते उसको, और बस इतना याद रखना है कि इसका काम क्या है, कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट माइल्ड में ही, दैट इज PCC। PCC का नाम सबने सुना होगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? पिरिडीनियम मतलब पिरिडीन तो होना ही है, पिरिडीन ये रहा, ये लिख दिया। क्लोरोक्रोमेट मतलब क्लोरो के लिए HCl और क्रोमेट मतलब CrO3। तो याद हो गया रिएजेंट आपको। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली हो क्या जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो इसके H+ को ले लेता है, तो पिरिडीन पिरिडीनियम बना देता है। कैसे? यहाँ से H डोनेट करके NH पॉजिटिव बना दिया, Cl- यहाँ पे रहेगा ही, और डॉट CrO3 है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कोई दिक्कत परेशानी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काम इसका भी वही है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में। टर्सरी को नहीं कर पाएगा। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? हाँ सर। यस सर। इसी का एक और रिएजेंट है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज नोन एज माइल्ड में ही PDC। मैं इसलिए करवा रहा हूँ इनको क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंशियल क्वेश्चन इसी तरह के आपसे आप तभी कर पाओगे जब आपको हर एजेंट का औकात का पता रहेगा। PDC की फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी अभी हमने पढ़ा था K2Cr2O7 होता था, K2Cr2O7 मतलब 2 क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट आएगा। अब यहाँ पर क्या होता था, 2 पोटेशियम आते थे, इस 2 नेगेटिव Cr2O7 2- को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आते थे, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसे ही 2 पिरिडीनियम आ जाएंगे यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाएगा, पिरिडीनियम NH पॉजिटिव, ये पिरिडीनियम एक केटाइन है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। डाइक्रोमेट है तो Cr2O7 इस तरह यहाँ पर ये तुम्हारा इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। काम इसका भी वही है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। आगे नहीं कर पाएगा, माइल्ड है क्योंकि ये कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, केवल लिमिट की। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और टर्सरी का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे ही अब एक और फिफ्थ है माइल्ड में। जाइए ना, जैसे हाँ आपने हाँ हाँ, इसका है ना कोरोलरी ऐसा K2Cr2O7 करके समझाया है, वो PCC का भी एक कंपाउंड की तरह कर देंगे पोटेशियम सब्स्टिट्यूट करके। नहीं नहीं, ये तो बस मैंने इसलिए बताया कि 2 पिरिडीनियम क्यों आए, क्योंकि पिरिडीनियम हाँ, एक वो मुझे उस वैसे ही सेम ऊपर वाले का नहीं समझ में आ रहा कि कंपाउंड का कैसे होगा, तो वो मेरे को बस एक ऐसा कोरोलरी समझा दीजिए। दोबारा समझो, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है तो HCl है। मैं तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि ये रटना है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो क्रोमेट ये हो गया, क्लोरो कहाँ से आएगा, HCl से, और पिरिडीनियम पिरिडीन से, तो पिरिडीन इसका H+ ले लेगा तो पिरिडीनियम बन गया, ये तो कैटाइन बन गया, एनाइन हो गया इसमें, और क्रोमेट ऐसे ही जैसे कई बार वाटर ऑफ हाइड्रेशन इस तरह, सॉरी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स वो रहते हैं, ऐसे क्रोमेट CrO3 जुड़ा हुआ। वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह एक अलग मतलब जुड़ा रहेगा, बॉन्डिंग नहीं रहेगा। यस यस, डॉट डॉट करके, इसलिए तो मैंने डॉट लगाया यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर एक तरह से। अब मैं बता तो रहा हूँ, इनकी मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि हाउ दे रिएक्ट, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, हमको तो बस ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या करता है, इसकी औकात क्या है, दैट्स इट। PCC PDC हमने अभी तक कितने पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। कौन कौन सा? कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, एक NBS पढ़ा, एक PCC पढ़ा और एक PDC पढ़ा। क्लियर है? 5वां अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 4 हो गए। इसी में एक रिएजेंट का नाम आता है, आपने नाम सुना होगा, विच इज नोन एज कॉलिन्स रिएजेंट। नाम सुना किसी ने? कॉलिन्स रिएजेंट। इनमें रिएजेंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है, और इससे काम बाकी उनका सबका यही है। सब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट क्रोमिक एसिड और एसीटोन इसमें डाल देते, डाइल्यूट क्रोमिक एसिड, एसीटोन उसमें डाल देंगे, काम इसका भी वही है। अगला एक और आपने नाम सुना होगा, जॉन्स रिएजेंट। इसलिए करवा रहा हूं कि कभी नाम याद आ भी गया कभी एरो के ऊपर तो आपको
कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, उसमें भी कुछ नहीं करना, CrO3 के साथ pyridine। अब देखो अंतर क्या है पीसीसी में और जॉन्स में, अंतर क्या है, कोई बताएगा? पीसीसी में है ना CrO3, पहले तो वो pyridine क्लोराइड है और उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह ना उसका ऐसा जुड़ा हुआ है आसपास, और नहीं, यहाँ हम पे एक हम मोनो बस हम बस ये कह सकते हैं कि पीसीसी में HCl डाला गया होता है, एसिडिक मीडियम होता है, जॉन्स रिएजेंट में एसिडिक मीडियम नहीं होता, दैट्स इट। अंतर तो वो कुछ भी नहीं है, यहाँ pyridine CrO3 है, वहाँ pyridine CrO3 के साथ साथ HCl हो रहा है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है रिएजेंट में। कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। कॉलिन्स क्या है, डाइल्यूट क्रोमिक एसिड है, ठीक है, और एसीटोन उसमें डाल दिया गया। ये सब सिंपल सिंपल से, इसमें कुछ भी नहीं करना। एक बहुत ही स्टाइलिश है बहुत ज्यादा, उसका नाम है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये बहुत स्टाइलिश क्यों बोल रहे हैं हम इसको, वीआईपी है ये बिल्कुल एक तरह से। ये केवल और केवल यूज्ड ओनली फॉर, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुझे याद है आपका जो मॉड्यूल है उसमें MnO2 एक क्वेश्चन में गिवन है कि MnO2 डाला गया है रू के ऊपर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो ये इसका ध्यान रखना, दिस इज यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक केवल उन्हीं को टच करता है, बाकी किसी को टच ही नहीं करता है। स्टाइलिश है बहुत, वीआईपी है, ठीक है। केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए काम आता है। मैं इसको लिख देता हूँ, वीआईपी पर्सन कौन हुआ, MnO2। जैसे लेटर सपोज हमने एक एल्कोहल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो एलाइलिक पोजीशन ये, इस पर अल्कोहल जुड़ा है तो ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। इस पर अगर हम MnO2 डालेंगे तो ही इस अल्कोहल को ये टच करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा, मींस इसको ये कन्वर्ट कर देगा CHO में, अदरवाइज ये टच नहीं करता। ऐसे एलाइलिक के एक और एग्जांपल हम बेंजाइक ले लें, डबल बॉन्ड से ये बेंजीन के अगले वाले CH2 से OH है, तो MnO2 इसको भी ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO, दैट इज इन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी MnO2 किसी नॉर्मल अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करता है। नॉर्मल के लिए हमारे पास कौन है थोड़े से अच्छे, इससे PCC है, PDC है, NBS है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हीट, रेड हॉट कॉपर, ये सारी चीजें हैं। बट MnO2 केवल और केवल किसको करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस को ही टच करता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH3, इस पर अगर हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला तो तुरंत डालते ही समझ में आ गया तो वीआईपी है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले अल्कोहल को ही टच करेगा, बस इसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनके बीच में एक OH ला देगा, है ना, O ला देगा इस कार्बन, तो एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो कीटोन बन गया ये, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स यहाँ पर बन जाएगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आप लोग करिएगा इसको। इस पर PCC डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस पर MnO2 डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सब लोग क्वेश्चन करो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. और उस क्वेश्चन को करूं। कर रहे हैं सब लोग? Yes, sir. करो करो। हो गया सर। हो गया सबका? तो PCC क्या करता है, PCC टर्सरी को सारे छोड़कर बाकी OH सबको कर बॉन्ड देगा। को, यहाँ से तो ये क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, सेकेंडरी है। हाँ यहाँ से भी कीटोन बना देगा, सर,
और 1 मिनट, ये यहाँ से क्या करेगा, ये नीचे गया, यहाँ से गया, ये यहाँ पे इसका एल्डिहाइड बना दिया। लेकिन MnO2 काफी स्टाइलिश है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला केवल यही एलाइलिक, केवल इसी को टच करेगा और इसी का कीटोन बनाएगा, बाकी सारे अल्कोहल ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ इसका नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ में आया अंतर इनकी सेलेक्टिविटी? क्लियर है इतनी बात? मैं कह रहा हूँ यूज्ड ओनली फॉर एलाइलिक, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले OH इसी को केवल MnO2 छेड़ पाएगा, केवल इसी का ऑक्सीडेशन किया, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो MnO2 का ध्यान रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड इट इज ओनली यूज्ड फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब एक तरह से इतना तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया इसका, मतलब हमको माइल्ड में 5 रिएजेंट 6 रिएजेंट कितने पढ़े हमने, 7 पढ़ लिए। माइल्ड वाले याद हो गए सबको? अगर मैं इसकी समरी कराना चाहूँ 2 मिनट में, तो हम क्या पढ़ेंगे? समरी ये पढ़ेंगे हम कि माइल्ड वाले रिएजेंट के नाम बताओ मुझे कौन कौन से, और स्ट्रॉन्ग वाले 3 पढ़े हमने, KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, CrO3H2SO4, ये वाला क्रोमिक एसिड इसको हम बोलते हैं। माइल्ड में हम बात करेंगे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रेड हॉट कॉपर भी बोल देते हैं। दूसरा NBS हमने पढ़ा, तीसरा PCC हमने पढ़ा, चौथा PDC हमने पढ़ा, पांचवा कॉलिंस पढ़ा, जोन्स पढ़ा, उसके बाद MnO2 पढ़ा। ये सारे रिएजेंट हमने पढ़े, याद हो गया सबको? कोई दिक्कत? CrO3H2SO4 डाल देते हैं तो क्रोमिक एसिड बन जाता है, लेकिन CrO3 के साथ एसीटोन ले लिया तो वही कॉलिंस रिएजेंट माइल्ड बन जाएगा। क्लियर है? जोन्स आप जानती हैं, जोन्स में और PCC में अंतर केवल और केवल क्या है, जोन्स में HCl नहीं डाला गया होता, बाकी MnO2 तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। याद हो गई समरी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का काम क्या है? प्राइमरी को केवल एल्डिहाइड तक खींचना, जबकि स्ट्रॉन्ग फर्दर कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट करके दम लेता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको कभी भी दुनिया का कोई भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाई दे जाए तो आराम से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं कि फला फला किसको क्या कन्वर्ट करेगा। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और ये इतना फेमस है क्योंकि जब अपन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे आते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। आवाज आ रही मेरी प्रॉपर सबको? Yes, sir. ओके, तो मैं कह रहा, आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है ना मेरी? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एल्डिहाइड लिया हमने कोई R1CHO, ये कोई एल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब अगर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर डाला तो हमने अभी भी दिख रहा ना, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के इंसर्ट होने का चांस अभी भी है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ इंसर्ट हो गया इन दोनों के बीच में तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो एल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि अगर मैं कोई कीटोन ले लेता हूँ यहाँ पर R1C डबल बॉन्ड OR2, यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में, तो क्या कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। तो क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। मतलब जनरली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान तो नहीं है। एल्डिहाइड को करना आसान है, बट ऐसा नहीं है कि कीटोन्स कभी होते ही नहीं है, होते हैं बट आसानी से नहीं होते हैं, थोड़ा कठिनाई से होगा, थप्पड़ वप्पड़ लगाना पड़ेगा इसको, है ना। हो जाएगा, बट करेंगे बाद में, पहले तो अपन एल्डिहाइड का सीखेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? एल्डिहाइड्स का। हेलो, हाँ हाँ, उठाएंगे, इसने फोन नहीं उठाया, क्लास में था वो।
तो मैं भेज थोड़ी देर में, मेरी क्लास चल रही है अभी 1:30 बजे तक है। हाँ अभी मतलब 11 से 1:30। हाँ 2.5 घंटा है यार, करूँ मैं अभी करूँ। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होते हैं, कर देंगे बट आसानी से नहीं होंगे। दूसरी बात, एल्डिहाइड्स का खुद का ऑक्सीडेशन होना आसान है, तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन। एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से मैं ये कहना चाहूं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किसका नाम बोलेंगे? एल्डिहाइड्स का, क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीडेशन होना आसान है ना। तो खुद का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन। दूसरा कौन? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है हम, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर कंपेयर करेंगे, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? एल्डिहाइड्स, जबकि कीटोन्स नहीं है। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा नहीं है, तो आप बताओ, मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है उसका तो चेंज हमको नजर आएगा किसी एक एजेंट को डालने पर, दूसरे का एजेंट चेंज नहीं आएगा, तो हमारा आराम से डिस्टिंग्विश हो गया। यस और नो? मान के चलो आप लैब में गए और सर ने आपको दिया कि भैया ये दो टेस्ट, एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, कंफर्म करके बताओ। तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, या हम कहेंगे कि उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दिया, तो हम बोलेंगे वो एल्डिहाइड है। नहीं किया तो हम बोलेंगे वो कीटोन है। समझ में आ रही है बात? सो हम कह सकते हैं, नोट करके एक बात लिख सकते हैं, दैट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। सो हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ठीक है, उनको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, पहले एल्डिहाइड को पढ़ेंगे फिर कीटोन्स का पढ़ेंगे, क्योंकि कीटोन का थोड़ा कठिन है तो उसकी मैकेनिज्म अलग होती है। तो पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। सबसे पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं विच इज नोन एज टॉलरेंस टेस्ट। क्या पढ़ते हैं? टॉलरेंस टेस्ट। नाम सुना है सबने? टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है। अमोनिकल सिल्वर, देखो इस लाइन में ही सारा रिएजेंट का फॉर्मूला छिपा हुआ है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया? AgNO3। और अमोनिकल मतलब उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डाला हुआ है। अमोनिया का सॉल्यूशन मतलब NH4OH। ये हमारे पास लैब में रखा होता है, हमारे लैब की बोतल पे, उस पे लैब की सीट पे बोतल रखी होती है इसकी, क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और AgNO3 भी आसानी से लैब में मिल जाता है। इन दोनों को मिलाओ, आपका क्या? टॉलरेंस रिएजेंट तैयार हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो होता क्या है कि जब आपने किसी एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने एक टेस्ट ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया थोड़ा सा, इसमें Ag+NO3- है, उसमें आपने ऊपर से थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया NH4OH में, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो बन क्या जाता है? यहाँ से तो बन गया AgOH और इधर से क्या बन गया? NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। तो एक्चुअली मिल जाने के बाद ये बना सिल्वर हाइड्रोक्साइड। काम की चीज इसमें यही है, जैसे ही हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Ag2O में। कैसे? AgOH प्लस AgOH, यहां से वाटर निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Ag2O में। पानी निकल गया ना हीट करने में थोड़ा सा, तो सिल्वर ऑक्साइड। यही है काम की चीज किसमें? इस टॉलरेंस टेस्ट में, क्योंकि यहाँ सिल्वर है +1 में, तो दिस इज एक्टिंग एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वाटर यहाँ से निकल ही चुका है। तो ये है काम की चीज। कैसे? यही ऑक्सीडाइज करेगा जो काम की चीज है, किसको? एल्डिहाइड को।
और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस होके किस में जाएगा? सिल्वर में। तो तीसरा स्टेप ये है कि जब भी हमको जिस भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, हमने वो डाला ऊपर से, क्या डाला हमने? एल्डिहाइड डाला इस टेस्ट ट्यूब में। समझ में आ रही है मेरी बात? और अंदर इसमें क्या बना हुआ है? जब हमने इसको इन दोनों को डाल के हीट किया, अंदर बना हुआ है उसमें Ag2O। तो सिल्वर +1 से खुद तो चला जाएगा सिल्वर में, 0 में चला गया। तो सिल्वर ने खुद का क्या कर लिया भैया? रिडक्शन कर लिया है। तो इसका क्या कर देगा? जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन लिया किसका? जब इसने दिया होगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ से Ag2O से जो ऑक्सीजन निकली थी, वो ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो गई और इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट। आंखें बंद करके सोचो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके पहले तो बनाया AgOH, हीट किया, पानी निकल गया Ag2O। काम की चीज यही है। Ag+1 में खुद का रिडक्शन करके 0 में चला जाएगा सिल्वर, प्योर मेटल की फॉर्म में मिल जाएगी। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को इनटू कार्बोक्सिल। तो होता क्या है कि जो सिल्वर है ना, जो 0 में आ गया है, ये इस टेस्ट ट्यूब के आसपास इस तरह यहाँ पर पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है। और चमकदार जैसे सिल्वर का पानी फिरवा लेते हैं ना, जैसे कभी कभी आभूषणों पर, इस तरह का यहाँ पर अपनी टेस्ट ट्यूब के आसपास किनारों पर पूरा सिल्वर जम जाती है। ठीक है। और फिर दैट एक्ट एज ए मिरर। तो इसीलिए इस टेस्ट को एक तरह से सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट आपने भी किया होगा 12th में ये टेस्ट। मैंने भी कम से कम 20 बार ये टेस्ट किया हुआ आराम से। बहुत आसान टेस्ट है, कुछ करना ही नहीं होता अपने को, है ना। बस ये दोनों डाले आपस में, ऊपर से जिसको हमने टेस्ट करना है एल्डिहाइड को, वो एल्डिहाइड है या नहीं डाला, सिल्वर मिरर मिल गया तो हम कह देंगे कि एल्डिहाइड था, क्योंकि उसका कन्वर्जन हो गया होगा कार्बोक्सिलिक में और इसने +1 से 0 में कर दिया होगा। वो एल्डिहाइड नहीं होगा तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होगा, हमको सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा। तो सिल्वर दिस which is obtained in form of Ag0 sticks to the wall of this test tube and acts as a mirror. That is why this test is also called as the silver mirror test. समझ में आई बात कि नहीं आई? अब होता क्या है कि सिल्वर जो Ag2 है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को तो कर लेता है बिकॉज यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट कीटोन्स में कार्बन हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो फिर उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो नोट करके इंपॉर्टेंट बात यही लिखनी है हमको दैट एल्डिहाइड शो दिस टेस्ट पॉजिटिव बट कीटोन्स डू नॉट शो दिस टेस्ट। कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते। कहानी समझ में आई? क्लियर है इतनी बात? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट सबको समझ में आया। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि सर अभी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे और कौन नहीं देंगे। तो आपको सही और गलत का निशान बताना है। आप मुझे बताओ ये देगा या नहीं? कह रहा हूँ ये टेस्ट देगा या क्या? फॉर्मल्डिहाइड। हाँ सर दूसरा मैंने देगा। लिखा एसिटाल्डिहाइड, विल इट गिव टेस्ट? देगा। ये भी देगा। मैंने यहाँ पर लिखा बेंजल्डिहाइड, ये भी इस टेस्ट को देगा या नहीं? देगा सर। ये भी देगा। मैंने यहाँ पर लिखा प्रोपेनॉन, ये इस टेस्ट को देगा नहीं क्या? देगा। नहीं देगा। ये नहीं देगा। पांचवा मैंने यहाँ पर लिखा CH3CHOROH इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये भी देगा। विल इट गिव दिस टेस्ट? ये देगा। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल सब जानते हैं। ये 4 चीज मतलब हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकीटल, कीटल, सुना होगा आपने। मैं एक बार इधर साइड में बता भी देता हूँ। हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकीटल, कीटल होता क्या है कि इस कार्बन से अगर यहाँ पर एक R ग्रुप, यहाँ पर H है, यहाँ पर OR है और यहाँ पर OH है, तो इसका नाम क्या है? हेमी एसिटल।
क्लियर मेरी बात? यहाँ H है, यहाँ R है, और यहाँ OR, यहाँ भी OR, तो इसको नाम क्या है? एसिटल। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी R, यहाँ भी R, इधर OH और इधर OR, तो इसका नाम हेमिकीटल। और यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी OR, यहाँ भी OR, तो इसका नाम कीटल। चारों ग्रुप आपको आते हैं समझ में, हाँ या ना? अंतर बता देता हूँ। एसीटल वर्ड आ गया तो एक तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड टाइप, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा ही रहेगा। और कीटल वर्ड आ गया तो इस कार्बन से दोनों की दोनों आर ग्रुप ही जुड़े रहेंगे। अंतर समझ में आया? हेमी है तो एक OH रहना ही रहना है, और हेमी नहीं है तो एक भी OH नहीं रहना। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो। यस सर। तो हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकीटल, कीटल, ये चार ग्रुप पता होना चाहिए। ये क्या है? इसमें से एक कार्बन से इससे OH भी जुड़ा है और OH भी है, तो एसिटल तो है इस H की वजह से, तो ये क्या है? एसिटल है। और OH जुड़ा है तो हेमी एसिटल है। अब OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, तो होता क्या है बेसिक मीडियम में? ये OH माइनस इसका H प्लस ले जाता है, तो यहाँ पर क्या बना? O माइनस बना। ये O माइनस क्या ऐसे आएगा, ये वापस कन्वर्ट O माइनस बना देगा। तो एक तरह से बना क्या है यहाँ पर? ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड दे दिया ना। और एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। तो होता क्या है कि हेमी एसिटल पे पहले बेसिक मीडियम डालो तो कहीं ना कहीं आपको एल्डिहाइड ही दे रहा है, और एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हेमिएसिटल इन बेसिक मीडियम विल दे गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट? द आंसर इज यस। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। चलिए एक और क्वेश्चन, 6th पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं कि विल दिस मॉलिक्यूल गिव दिस टेस्ट, हाँ या ना? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यस है सर। हेमिएसिटल, एसिटल, हेमिकीटल, कीटल? ये भी सही है, हेमिएसिटल, क्योंकि कार्बन से OH जुड़ा है, H जुड़ा है, यहाँ पे OR और यहाँ पे R, तो ये हेमिएसिटल। ये भी बेसिक मीडियम में H प्लस निकल जाएगा, O माइनस आएगा, ये वापस आएगा, ये निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसने एल्डिहाइड बना दिया ना, बना दिया। यहाँ पे तो O माइनस बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और ये इस टेस्ट को देगा। तो ध्यान रखना इस तरह का, ये साइक्लिक हेमिएसिटल इसको हम बोलेंगे, ये भी इस टेस्ट को देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7th जैसे मैंने एक और मॉलिक्यूल लिखा RO, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, तो ये भी हेमिएसिटल है, ये भी इस टेस्ट को देगा। कार्बन में एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन OR, ये भी इस टेस्ट को देगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया RC डबल बॉन्ड O COH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। इनको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, और यह है कीटोन। क्या क्या? तो बीच में वॉइस लैग हो रहा था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब सही है। हेलो, अभी ठीक है क्या?
हाँ सर आ रही है अब। ओके, दोबारा करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वैसे तो। अभी आ रही है आवाज, क्लियर है? अभी भी थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं कह रहा हूँ वैसे तो ये क्या है, कीटोन है, बट ये फिर भी इस टेस्ट को देगा। कैसे देगा, इसकी कहानी सुनो एक बार। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स करते क्या हैं कि इस वाले मॉलिक्यूल में आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला अल्फा कार्बन है, ये कीटो इनॉल टोटोमेरिन शो कर सकता है ये वाला मॉलिक्यूल। कैसे, आप ध्यान से देखोगे, ये वाला हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर बन जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो ओ एच बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ओ एच और ये एच। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर। कीटोइनॉल टोटोमेरेज हुई, ये कीटोन था, इसका हमने ईन ऑल बना दिया, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रही, बस इसका यहाँ पे एल्कीन बना और ये एच उधर शिफ्ट हो गया कीटोइनॉल। तो एक बार कीटोइनॉल तो ये हुआ। अब यहाँ पर एक तरह से ये वाला पार्ट भी तो इनॉल बना हुआ है। if this can be converting into other if it is showing another times that is कीटोइनॉल टोटोमेरेज, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये एच इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एच तो इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है विच कैन फर्दर भी ऑक्सीडाइज। तो ध्यान रखना कि इसमें दो बार कीटोइनॉल टोटोमेरेज शो होने से ये जो कीटोन था, ये तो कीटोन यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, लेकिन यहाँ पे दो बार कीटोइनॉल टोटोमेरेज शो होने से लास्ट वाले कार्बन पर एल्डिहाइड बन गया, एंड दैट इज व्हाई इट शोज दिस टॉलरेंस टेस्ट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? शुड आई रिपीट इट अगेन? दोबारा बताऊं क्या? हाँ सर। दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार, इधर देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाया मैंने, ये कीटोन है, अल्फा पर हाइड्रोक्सी लिख दिया, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अपने आप कीटोइनॉल टोटोमेरेज कर सकता है। कैसे कर सकता है, अल्फा वाला कार्बन इधर शिफ्ट हो जाए, ये O- बन जाए, कीटोइनॉल टोटोमेरेज तो आपने पढ़ी होगी ना टोटोमेरेज में, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, कोई दिक्कत परेशानी? इनॉल बन गया। अब ये वाला पार्ट भी तो एक बार फिर इनॉल बना सकता है। कैसे, यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट था, यहाँ पर ये सिंगल, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये इस तरह, तो इस कार्बन से H आ गया, ये C डबल बॉन्ड OH। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। तो अब ये वाला पार्ट इसमें एल्डिहाइड है और इसकी वजह से सो दिस टेस्ट, सो पॉजिटिव टेस्ट, इसकी वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट हो। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल समरी कराऊं आपको, किसकी, टॉलरेंस टेस्ट की, तो सारे की सारे एल्डिहाइड देते हैं, हाँ, कीटोन्स नहीं देते हैं, हेमी एसिटल्स इन बेसिक मीडियम देते हैं, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी इस टेस्ट को देते हैं। कभी भी आपको इस तरह आ जाए कि कितने मॉलिक्यूल आउट ऑफ 8-10 मॉलिक्यूल में से कभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछ ले, लाइक जेई में जैसे पूछते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल गिव सो पॉजिटिव टेस्ट, तो ऑप्शन आ जाए 1 2 3 4 5, आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे एल्डिहाइड को सिलेक्ट करेंगे, सारे के सारे हेमी एसिटल्स को सिलेक्ट करेंगे, और सारे के सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को सिलेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। चलिए, तो ये टॉलरेंस टेस्ट आपको समझ में आया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला एग्जांपल जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था वो है टॉलरेंस टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टेस्ट की, विच इज नोन एज द फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, सेकेंड हेडिंग डालेंगे सब लोग, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इनकी थोड़ा सा अंदर की जानकारी अगर हमको रहेगी तो हम कभी भी कोई भी बड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है
जो हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसमें भी फेलिंग सॉल्यूशन पहले तो ये देखते हैं होता क्या है। तो टू टाइप के सॉल्यूशन से बनता है, वन इज नोन एज फेलिंग ए एंड अनदर वन इज नोन एज फेलिंग बी। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर सबको? हेलो? Yes, sir. फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दो सॉल्यूशन से मिलता है, बनता है, विच इज नोन एज फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। आप जानते ही हो कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का बनता है, ठीक है। तो उसको ये फेलिंग बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये नाम बेशक बड़ा है बट इसका काम बहुत सिंपल सा है। टार्टरिक एसिड क्या होता है आप जानते ही होंगे। टार्टरिक एसिड क्या होता था? यहाँ पर COOH, ये टार्टरिक एसिड होता है, पता होगा सबको। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? एक एक एसिड का एक एक H+ हटाकर इधर सोडियम प्लस लगा दिया, इधर पोटेशियम प्लस लगा दिया, तो ये क्या बन गया है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। समझ में आई बात? और कॉपर सल्फेट यही। तो अपन करते क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें फेलिंग ए लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब ली जिसमें फेलिंग बी लिया, थोड़ा सा बोतल में से निकाल के दो टेस्ट ट्यूब में रख लिया। इक्वल अमाउंट में मान के चलो, जितना अमाउंट इतना इसका लिया उतना ही अमाउंट हमने इसका लिया है, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया और फिर फेलिंग ए और फेलिंग बी को दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें इसको डाल दिया। ध्यान रखना कभी भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करना है तो अपने को दोनों को, फेलिंग ए और फेलिंग बी को इक्वल अमाउंट। आप ध्यान से देखो, मैंने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। ये एक साल्ट है, ये साल्ट किसका है? किस एसिड किस बेस का, मतलब वीक स्ट्रॉन्ग इस तरह का आपको बताना है, किस एसिड और किस बेस का। बोलू? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नहीं। वीक एसिड। यस, इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक तो सब वीक ही होते हैं ना भाई, समझ रहे हो ना, इनऑर्गेनिक के कंपैरेटिवली। तो NaOH KOH वगैरह ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट्स अ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप ध्यान से देखो, इसमें अगर पानी में डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस किस पार्ट की होगी, एनायन की या कैटायंस Na+ K+ की? बताओ। अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी के साथ रिएक्शन कौन सा वाला पार्ट करेगा, सोडियम पोटेशियम प्लस या दूसरा एनायन? टार्टरेट एनायन करेगा, क्योंकि जो वीक वाला पार्ट से आता है उसी का हाइड्रोलिसिस होती है, आपको पता ही है। स्ट्रॉन्ग से आने वाले पार्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो एनायन एक हाइड्रोलिसिस पर सॉल्यूशन कैसा बनता है भाई? ये COO- है, यहाँ भी COO- है, ये पानी का कौन सा वाला पार्ट ले लेंगे? H+ वाला पार्ट, और रिलीज क्या कर देंगे? OH- वाला पार्ट। तो पानी का जो नेट सॉल्यूशन का जो pH रहा वो कैसा रहा? बेसिक। तो इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम केवल और केवल बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है। सॉल्यूशन इज बेसिक। तो इतनी बकवास जो इन्होंने बोल रखी थी उसका कोई मतलब नहीं था, बस ये था कि ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देता और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो सॉल्यूशन ए में क्या था? कॉपर 2+, और फेलिंग बी में क्या था? OH-, खत्म, बस ये काम की चीज है। कॉपर 2+ दो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो टेस्ट ट्यूब में हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड बन चुका है। जब ए और बी को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन किसका बना? नीचे यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बना? इसमें हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है। क्या है इसमें? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये बना देता है क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर कितने में है? +1, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। कोई दिक्कत परेशानी? और पानी इसमें से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि CuOH इसमें से एक पानी निकल जाएगा, दो में से, और यहाँ पर Cu2O बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है सबको? तो हमने करा कुछ नहीं है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए, अभी तो हम फेलिंग सॉल्यूशन ही तैयार कर रहे हैं। फेलिंग ए और फेलिंग बी, इधर से कॉपर 2+, इधर से बेसिक मीडियम सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट के हाइड्रोलिसिस से कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना।
क्लियर, क्यूप्रस ऑक्साइड इसको हम बोलेंगे। अब क्या होगा, जिस एल्डिहाइड को हमको चेक करना है, डिस्टिंग्विश करना है, हमने उसको रिएक्शन कराई, तो R1C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड दिया और Cu2O यहाँ पर ये तैयार बैठा ही है, कोई दिक्कत, सॉरी Cu2O नहीं बनेगा, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आप इसको चेंज करिएगा, यहाँ से CuO बनेगा, एक्चुअली क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि कॉपर यहाँ भी +2 में है, कॉपर OH OH, कॉपर OH OH, इधर से एक वाटर निकलेगा, इधर से एक वाटर निकलेगा, H2O निकल के एक्चुअली ये CuO बनेगा और यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये एक ऑक्सीजन वाटर वगैरह निकल जाएंगे। आप इसको ऐसे समझो बस कि यहाँ CuO बना, कॉपर 2+ में ही रहा। अब जब क्या होगा कि कॉपर +2 ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये खुद तो क्या कर लेगा, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा +1 में, और +1 में कन्वर्ट होके किसमें कर जाएगा, Cu2O में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलकर एक क्यूप्रस बनाएंगे और एक ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, विच विल बी इंसर्टेड बिटवीन दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और हुआ क्या, यहाँ पर Cu2O बन जाएगा। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और Cu2O का कलर होता है रेड। तो अगर हमको टेस्ट ट्यूब में रेड कलर का पीपीटी मिल गया तो हम समझ गए कि Cu2O बना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट इन द एंड फाइनल कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रेड, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक, बिकॉज ऑफ Cu2O, बिकॉज ऑफ CuO या बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड। क्या आंसर देंगे? Because of Cu2O. बिकॉज ऑफ Cu2। ध्यान रखना है ये बात। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है R1CHO, ये जो Cu2O है ना, ये फर्दर बचे हुए एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके खुद कॉपर में चला जाता है और फर्दर रिड्यूस हो गया +1 से भी 0 में, और इसको कन्वर्ट कर देता है। एक ही बात है, कुछ नहीं है, बार बार करेगा, इसका भी कलर रेड ही होता है। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रेड कलर के पीछे कारण क्या बताएंगे आप, या तो Cu2O या Cu, ध्यान रखना, या तो Cu2O या Cu, जनरली Cu2O आंसर आपका आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी, इतना हमने यहाँ पर किया। तो होता क्या है कि फेलिंग वाला टेस्ट भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी केवल और केवल किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्वेश्चन में यहीं से पूछ रहा हूँ, फेलिंग कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा। HCHO देगा क्या? हाँ सर। CH3CHO देगा क्या? हाँ सर। बेंजल्डिहाइड देगा क्या? हाँ सर। नहीं देगा, ये इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को नहीं देते हैं, केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। कीटोन तो देते ही नहीं है, ना तो टॉलरेंस ना फेलिंग। टॉलरेंस को सारे एल्डिहाइड देते हैं, बट फेलिंग को सारे एल्डिहाइड भी नहीं देते, केवल और केवल एलिफेटिक देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस, एरोमेटिक एल्डिहाइड डोंट शो फेलिंग टेस्ट। याद हो गया अभी या नहीं हुआ? हाँ सर। ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने में भी मदद कर देगा, यस और नो? क्योंकि एक देगा एक नहीं देगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि can tolerance test be used for the distinguish of aliphatic and aromatic aldehyde, yes or no? No, because वो तो दोनों के साथ देगा tolerance. Now my question is, can Fehling solution be used for the distinguish of aliphatic and aromatic aldehydes? Answer is yes. Because aliphatic वाले देंगे, aromatic वाले नहीं देंगे। और जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए मैं बात करूं डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो टॉलरेंस भी कर देगा डिस्टिंग्विश और फेलिंग भी कर देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर।
तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये तो बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देगा। सिमिलरली यहाँ पर वही आ जाता है, मान के चलो मैंने आपको एक हेमी एसिटल दिया, तो ये भी फेलिंग टेस्ट को इसको देगा, काम वही है, इसमें भी ये, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, CH2OH C डबल बॉन्ड HOH CH2OH, ये मॉलिक्यूल दे रखा है, विल इट शो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यस और नो? तो आंसर इज यस। कैसे? आप कहोगे सर ये तो कीटोन है, बट ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में क्या हो जाता है, कीटोइनॉल टोटोमेरेज। कैसे हो जाती है करके बता देता हूँ मैं, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, दोनों जगह CO जुड़ेगा ना? बता रहा हूँ, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, पहले तो C डबल बॉन्ड बन के OH बना, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर OH है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब इसमें एक बार और हो सकता है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो कन्वर्ट किस में हो गया, ये CHO बन गया, ये OHH, ये OHH, ये CH2OH, ये एल्डिहाइड बन गया। दैट इज व्हाई द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो फ्रक्टोज वगैरह का स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ कुछ होता है, इसमें एक आध कार्बन और बढ़ जाएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज तो जानते ही, तो फ्रक्टोज क्या होते हैं, कीटोन्स कंपाउंड, और ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड्स, है कि नहीं? तो ग्लूकोज तो देता ही है, फ्रक्टोज बीइंग ए कीटोन फिर भी देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस इज फ्रक्टोज इज व्हाट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स so 2 times of tautomerism and converting into aldehydes, that is why this type of compounds show this test positive। क्लियर है इतनी बात? जैसे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ही आपको लिख देता हूं मैं। फ्रक्टोज क्या होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये CH2OH। कोई दिक्कत? ये वाला क्या है, फ्रक्टोज वाला मॉलिक्यूल है। दिस विल शो दिस टेस्ट, यस दिस इज व्हाट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। कोई दिक्कत परेशानी? सर वो जो आपने बोलते ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का जो कराया ना ऑक्सीडेशन, वो सिर्फ एक ही साइड होगा कि दोनों साइड भी हो सकता है? जैसे कि इधर ऊपर वाले कार्बन का हुआ ना डबल बॉन्ड, नीचे वाले कार्बन का भी हो सकता है? अच्छा, आप कह रहे हो कि यहाँ से तुम्हारा ये बनाया है, हाँ, दोनों R ग्रुप का होगा, ऐसा होगा? नहीं नहीं, आप समझो ना, अगर यहाँ से इसने कीटोइनॉल टोटोमेर शो कर दिया, तो फिर ये एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर भी तो कीटोन ही बनेगा ना। तो एल्डिहाइड में बनने का चांस तो ऊपर से ही है ना, बस ओके सर। सोचो, ध्यान से देखो, अगर ये नीचे वाला जाता तो फिर कीटोन ही बनता ना, कीटोन का कीटोन ही बनना, हमको क्या फायदा हुआ, ठीक है। सर तो हमने क्या पढ़ा, टॉलरेंस और फेलिंग दो पढ़े हमने, और दोनों की लिमिटेशन हमको समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें भी पहला पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कोई दिक्कत परेशानी? एल्डिहाइड में भी 2 पार्ट पढ़े हमने, क्या क्या, टॉलरेंस एंड फेलिंग, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस पढ़ी हमने। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसी में एक और आएगा तुम्हारा, विच इज नोन एज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तीसरा। हालांकि इतना फेमस नहीं है बेनेडिक्ट, फेमस तो यही 2 हैं, बट फिर भी कर लेते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट काम वही है इसका भी, ये भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, माइल्ड है, कीटोन का तो करेगा ही नहीं, भूल ही जाओ। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट तो होता ही है, जैसे फेलिंगे में होता था, लेकिन वहां पर फेलिंग भी क्या होता था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा फेलिंग बी की जगह, सिट्रेट, कुछ नहीं, बस सिंपल सोडियम सिट्रेट, काम वही है। इस सिट्रिक एसिड से सिट्रेट बनेगा, हमें नहीं पता सिट्रेट क्या है, बट हमको तो ये पता है कि एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो काम की चीज क्या रही, कॉपर 2+ यहाँ से, OH- यहाँ से, क्योंकि सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर भी करवाना चाहूँ तो आपको बता दूंगा,
यहाँ पर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम सिट्रेट, ये सोडियम सिट्रेट होता है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एच ले लेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, तो जो भी OH माइनस रिलीज हो जाएंगे, कॉपर 2 प्लस 2 OH माइनस लेकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसको आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। काम वही है, बस थोड़ा सा रिएजेंट में अंतर आया, बाकी वही सेम प्रोसेस हो रही है, लाइक दैट फेलिंग। तो फेलिंग और बेनेडिक्ट में कोई खास अंतर नहीं है, तो इसका भी वही है, सारे के सारे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देंगे, कीटोन्स कोई नहीं देगा। लाइक फेलिंग बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स इस टेस्ट को देंगे, और हेमी एसिटल्स भी इस टेस्ट को देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? याद हो गया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर इसमें भी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देना ना? नहीं देगा, लिखते हैं ना बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, क्रॉस कर दिया मैंने। इट्स सेम लाइक फेलिंग। फेलिंग में और बेनेडिक्ट में केवल और केवल अंतर यहाँ पर सोडियम सिट्रेट और वहां पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, और कोई अंतर नहीं है। कैसा भी काम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है इसका, बस और कुछ नहीं। क्लियर? यस सर। फोर्थ टाइप का टेस्ट है विच इज नोन एज मर्करी क्लोराइड टेस्ट, HgCl2 टेस्ट। HgCl2 टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, RCHO अगर आपने एल्डिहाइड लिया है, रिएक्शन कराई उसकी HgCl2 के साथ, तो मरकरी +2 में है, तो मरकरी खुद का रिडक्शन करके तो Hg2Cl2 में +1 में चला गया, खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब RC डबल बॉन्ड OH यहाँ पर बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसमें कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ये मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट, ठीक है। इसका कलर व्हाइट होता है, तो व्हाइट कलर सोच की ये +1 में आ चुका है, इसका रिडक्शन हो चुका है और इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। दूसरा क्या होता है, ये Hg2Cl2 एक बार फर्दर रिड्यूस हो सकता है, जो बचा कुचा एल्डिहाइड है उसके साथ भी Hg2Cl2 रिएक्शन करके कन्वर्ट किस में करेगा, RCOOH प्लस यहाँ पर मरकरी में ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका कलर क्या होता है, ग्रे या ब्लैक। प्योर मरकरी का कलर ग्रे या ब्लैक कलर का होता है। कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं, एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। एल्डिहाइड सारे एल्डिहाइड्स ना? यस, ऑल एल्डिहाइड विल गिव दिस टेस्ट। हालांकि कभी भी आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए जब भी पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल टॉलरेंस और फेलिंग के ही बेस पे पूछा जाएगा, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। बस ये तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कि एल्डिहाइड पे HgCl2 डाल दिया तो आपको नया चीज ना लो। कोई दिक्कत? लास्ट रिएजेंट है इसी में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑफ एल्डिहाइड्स का, विच इज नोन एज द सिफ्थ रिएजेंट, SCHIFFF, सिफ्थ रिएजेंट। नाम सुना होगा आपने। इसी को कई बार फुसिन रिएजेंट भी हम बोल देते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो साथ साथ? सर। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, फुसिन रिएजेंट ये क्या होता है, या ये तुम्हारा सिफ्थ रिएजेंट। एक्चुअली ये क्या होता है, इसमें इसका होता है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये होता है सिफ्थ रिएजेंट। ये एक्चुअली पिंक या मैजेंटा कलर का होता है इनिशियली, खुद रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं। जो रिएजेंट है ये पिंक या मैजेंटा कलर का होता है। तो इसमें हम करते क्या एक्चुअली, इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड इससे पास करते हैं। ये क्या करता है, सल्फर अभी +4 में, तो ये क्या कर देता है, सल्फर खुद तो रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको? इस रिएजेंट को, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को। तो आप इसको फील करो
कि ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कुछ हो जाती होगी, हमें इसके स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बस हम ये कह सकते हैं इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट हो गई जब हमने इससे सल्फर डाइऑक्साइड पास करी। क्या किया है हमने, आप फील करो, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सिफ्थ रिएजेंट लिया, फुसिन रिएजेंट लिया या फिर रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड लिया, उसमें हमने SO2 पास करी और हमने करा क्या, उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गई, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इसकी आ गई। अब क्या करेंगे, इससे जब हम कोई एल्डिहाइड पास करेंगे या इसमें कोई हमने एल्डिहाइड डाला इस टेस्ट ट्यूब में, तो होगा क्या, ये इस एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म वापस रिड्यूस हो जाएगी, तो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड ही तो मिल जाएगा हमको, हाँ या ना। तो हम क्या बोलेंगे, पिंक या मैजेंटा कलर जो था, मैजेंटा कलर इज रीगेन्ड, वापस हमको वही मिल जाएगा, इनिशियल फॉर्म मिल जाएगी जो हमारी खुद इसकी थी। तो अगर हमको मिल गई तो हम समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड था, नहीं मिली तो हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन था, क्योंकि फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होगा। तो हम करते क्या है, इस टेस्ट को कैसे करते हैं कि पहले हमने पिंक या मैजेंटा कलर का रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड से रिएजेंट फुसिन रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में लिया, SO2 पास करी, फिर एल्डिहाइड डाला, वापस तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म ये कलरलेस हो जाती है एक्चुअली, तो वापस एल्डिहाइड डालने से अगर कलर रीगेन हो गया तो हम कहेंगे कि वो एल्डिहाइड था, नहीं हुआ तो नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा बताऊं क्या? Yes, sir. दोबारा बता देता हूं कि जो मैजेंटा कलर का रिएजेंट होता है उससे SO2 पहले पास करो, पहले उसका कलर बदलो, फिर एल्डिहाइड डालेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म फर्दर जब रिड्यूस होगी तो पहली वाली फॉर्म ही वापस आ गई ना, यही जो हमने शुरू में ली थी। तो कलर मिल जाना इस बात का सबूत है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये सिर्फ रिएजेंट हो गया। तो एल्डिहाइड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की अगर मैं समरी करना चाहूँ तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमने क्या क्या रिएजेंट पढ़े हैं अभी पिछले 5, टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, HgCl2, सिप्स रिएजेंट, याद हो गई सबको? सिप्स का एक और नाम क्या है, फुसिन रिएजेंट। होता क्या है ये, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक या मैजेंटा कलर का ये होता है। याद हो गया? ये इसकी समरी हो गई। इस तरह आपको हर चीज को पढ़ने के बाद समरी खुद से सोचनी। क्लियर हुआ सबको? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, माइल्ड है कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, जो हमने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना आसान तो नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं, इज नॉट इजी, बट फिर भी हम इसको कर सकते हैं। बट दिस कैन बी डन इन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशंस में हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये कीटोन है, तो होता क्या है, पहले हम कीटोन का कीटोइनॉल फॉर्म में कन्वर्जन कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल का हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर बना, तो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर OH बना, ये डबल बॉन्ड बना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे हमने इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब करते क्या है कि जैसे अपन ओजोनोलिसिस करते थे ना, ऐसे इस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, दोनों तरफ तोड़कर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन पेस्ट कर देना। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो यहाँ था और HH यहाँ पे था। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड है, ये इस तरह रहेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर OH यहाँ पर OH, ये एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होंगे, ये किसमें कहीं टूट जाएगा, H2O,
और CO2। तो फाइनल प्रोडक्ट इस वाले मॉलिक्यूल का कीटोन का क्या बना? पहले कीटोनॉल टोटोमेरिज्म हुआ, फिर तोड़ा लाइक ओजोनोलिसिस टाइप, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा माइल्ड ड्रास्टिक कंडीशंस में, KMnO4H+ वाला या K2Cr2 7H+ वाला या Cr3H2SO4 वाला, जो भी स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो ये तो बना दिया, ये तो ठीक है, ये तो फर्दर होगा नहीं। लेकिन एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड बना उसको फर्दर कन्वर्ट किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये और ये बनेगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? अब जैसे आपको एक मैंने एक्सप्लेन करेंगे, क्या फिर से एक्सप्लेन करेंगे थर्ड स्टेप वाला। अगले वाले मॉलिक्यूल से समझते हैं इसको। अगले वाले मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिया, अब इसमें देखो कीटोनॉल टोटोमेरेज दो टाइप से हो सकती है। अगर राइट वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन का इनॉल बनता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड हो। और अगर लेफ्ट वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये OH। समझ में आई बात? दो टाइप के इनॉल बने। अब इसका ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, तो करेगा क्या? एल्कीन को, ये तो हमने पढ़ चुके हैं ना, एल्कीन का तोड़ना, यहाँ से टूटेगा, इसको यहाँ से तोड़ेगा। जब इसने इसको तोड़ा तो प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। ये बना और यहाँ पर H डबल बॉन्ड हो, टूट जाएगा बाद में, डायरेक्ट में इसमें CO2H2 लिख दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला बन जाएगा। और अगर नीचे वाले पर अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना? एक तो एल्डिहाइड और फर्दर कन्वर्ट होके इसका कार्बोक्सिलिक, और ऐसे यहाँ से भी इसका भी CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी कीट। तो दोनों एक ही जैसे मॉलिक्यूल बने, हाँ या ना? आपको कुछ करना ही नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ ऑक्सीजन पेस्ट करना है। एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है इनटू कीटोन्स। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अब इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला इनॉल, नीचे वाला और ऊपर वाला, कौन सा इनॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? नीचे वाले की। दिस इज द मोर स्टेबल इनॉल। इनॉल का ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक्चुअली ये वाला बनता ही नहीं है, मतलब बहुत कम अमाउंट में बनता है, ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेजर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बनाएंगे आप? एसिटिक एसिड बनाएंगे, और माइनर में ये प्रोपेनोइक एसिड, CO2 वाटर, ये सब बने। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना, कैसे बनाना है किसी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन का? पहले मोर स्टेबल इनोलेट बनाओ, फिर उसको तोड़ के फिर आंसर बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आया? यस सर। सर एक मिनट ऊपर करेंगे, लिखना है लिख लो आराम से लिखो। वो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की हेडिंग से। हो गया सबका? करो एक मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो इतना पार्ट लिख लिया सबने। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं अब अपन, दैट इज कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर फिनिश हुआ। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो होता है, जैसे हमने वहां पर देखा था ना, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन में एक स्टाइलिश रिएजेंट था, बहुत ज्यादा वीआईपी था, क्या नाम था उसका बताओ? MnO2। यस। ऐसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में एक तो ये है कि इट कैन बी डन इन ड्रास्टिक कंडीशंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकी मदद से कर सकते हैं। एक तो ये हुआ, समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बी पार्ट है, ऐसा ही एक स्टाइलिश कीटोन्स के लिए भी है जैसे एल्कोहल्स के लिए होता था, दैट इज नोन एज SCO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म 2 सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, ध्यान रखना, इट ओनली ऑक्सीडाइज अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप which contain CH2 ग्रुप। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल के अगले वाला, मतलब कीटोन का जो है उससे अगले वाले कार्बन पे CH2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे मिनिमम कंटेनिंग मिनिमम CH2 ग्रुप होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको CH3 दिया, तो ये करता क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर हमने इस पे डाला तो ये इसका अल्फा ये हो गया, ये लेफ्ट वाला भी अल्फा ही है इसका। तो होता क्या है कि अल्फा कार्बन पर करता क्या है, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर एक डबल बॉन्ड ओ पेस्ट कर देगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड ओ। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगाए रहने देगा और डबल बॉन्ड ओ लगा देगा। तो एक तरह से डाई कीटोन विल बी द फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस सेलेनियम डाइऑक्साइड SCO2। ध्यान रखना, डाई कीटोन विल बी फॉर्म। हुआ क्या है कि इस कार्बन से जुड़े जो 3 हाइड्रोजन थे उनमें से 2 हाइड्रोजन को हटाकर एक डबल बॉन्ड ओ पेस्ट कर दिया और एक ऐसे ही बचा रहा, तो डाई कीटोन बन गया। यस और नो? तो सेलेनियम डाइऑक्साइड किसको करेगा, कार्बोनिल से अगले वाले कार्बन पर मिनिमम 2 हाइड्रोजन हो तो उसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड ओ पेस्ट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुरंत रिड्यूस कर देता था, ऐसे ये तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और, साइक्लोहेक्सेनोन लिया और सेलेनियम डाइऑक्साइड डाल दिया, तो इसके अगले वाले पर 2 H हैं, तो ये करेगा क्या, दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2 डबल बॉन्ड पेस्ट कर दे, तो दिस इज कॉल्ड डाइकीटोन्स विल बी द फॉर्म। ऐसे ही ये एलाइलिक अल्कोहल बनाने के भी काम आता है। एलाइलिक अल्कोहल कहाँ से, एलाइल, ये तुम्हारे एल्केन से, सॉरी यहाँ पर, सर हाँ सर फर्स्ट वाले में तो एल्डिहाइड है ना एक तो। हाँ, मतलब मेरा मतलब डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलना चाह रहा हूँ मैं, डाई कीटोन तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि डाई कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल बना देगा एडजेसेंट, ठीक है। वहां पर एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, ठीक बात है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है कि 2 हाइड्रोजन हटाकर एक डबल बॉन्ड लगा दे। यहाँ पर जैसे क्या किया हमने, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH SCO2 लगाया, तो ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये भी ये काम कर देता है। हालांकि ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ये तो मैंने अलग से ऐसे रिएक्शन बता दिया कि SCO2 का एक काम ये भी है कि वो क्या करेगा, यहाँ से एलाइलिक अल्कोहल भी बना देगा। वैसे मेन काम क्या है कि कार्बोनिल से अगले वाले कार्बन पर अगर 2 का हाइड्रोजन है तो उनको हटाकर डबल बॉन्ड ओ पेस्ट करके डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का काम है किसका, सेलेनियम डाइऑक्साइड का। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हमने 2 ही टाइप से पढ़ा, एक तो ड्रास्टिक कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से पहले उसको इनॉल में कन्वर्ट करो फिर तोड़ो, लाइक ओजोनोलिसिस, वो वाला ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा सेलेनियम डाइऑक्साइड वाला। समरी याद हो गई, क्लियर है? समझ में आया सबको?
तो हमने क्या बोला कि कीटोन्स को एक तरह से केवल इनोलिक फॉर्म में हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के हमने प्रोडक्ट बनाने सीख लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं। देखो हमने किस किस का पढ़ लिया, एल्कोहल का पढ़ लिया, एल्कीन का हमने पहले ही पढ़ लिया था, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन्स पढ़ लिया। लास्ट बचा एक केवल और केवल, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स। अच्छा ये तो आपने एल्केन्स तो पढ़ ही रखा होगा ना, KMnO4 डालने से अल्फा कार्बन पर कितने भी हों उससे अगले वाले रिंग से अगले वाले पर KMnO4 सबको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। चलो मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला हेडिंग है विच इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल। आवाज आ रही है मेरी सबको प्रॉपर? यस सर। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल। डाइऑल क्या होते हैं हमने अभी भी देखा था, डाइऑल बनाना ही सीखा था जब एल्कीन में। अब उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करना है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं HiO4, पर आयोडिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर आयोडिक एसिड्स। अगर हमने कोई डाइऑल लिया, लेट अस सपोज CH2OH, CH2OH, और इस पर हमने HiO4 डाल दिया, तो एक्चुअली ये करता क्या है, यहां से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज कर देता है और क्लीवेज करके दोनों तरफ OH OH जोड़ देता है। तो अब ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH2OH तो था ही यहाँ पर, और यहाँ पर एक OH और, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से इसको निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बना है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पर ये बन जाएगा HCHO HCHO। इस तरह यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो डाइऑल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, पहले डाइऑल को क्लीव करेगा और फिर यहाँ से ये बना देगा। ऐसे ही लेटर सपोज हमने एक मॉलिक्यूल दिया CHOH CHOH ER2, इस पर हम HiO4 डालते हैं, तो ये यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करेगा, दोनों तरफ एक एक OH इंट्रोड्यूस कर देगा। एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या बना, R1CHO एल्डिहाइड। दूसरे से भी क्या बनेगा, R2CHO। कोई दिक्कत? तो HiO4 करता क्या है कि जब भी 2 डाइऑल आ जाते हैं तो उस बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है विसिनल डाइऑल्स का, कौन? HiO4। अच्छा ये एक और काम क्या करता है कि जब भी कभी इस तरह का डाई कीटोन आपको दिख जाए और उस पर HiO4 डाल दे, उसको भी तोड़ देता है। डाइऑल को तो तोड़ता ही है, डाई कीटोन को भी यहाँ से तोड़ देगा और दोनों तरफ क्या कर देगा, OH OH पेस्ट कर देगा, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेट अस सपोज ये क्वेश्चन दिया CH2OH CHOH CHOH CH2OH, HiO4 इस पर हमने डाल दिया, प्रोडक्ट बनाना है इसका, क्या प्रोडक्ट बनेगा, करो सब लोग। करो करो, कर रहे सब लोग? Yes, sir. करो। molecules of aldehyde and 2 molecules of वो acid बनाएगा। यस एग्जैक्टली, यहाँ से तोड़ेंगे तो इधर OH बनेगा, तो यहाँ से क्या बना, H OH OH, ये स्टेबल नहीं रहेंगे तो यहाँ से भी टूट कर ऐसे ही, तो हमको मिला अगर हमको 2 मॉलिक्यूल तो ऐसे मिले तो ये टूट जाएगा, वापस ही निकल जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा 2HCHO। और जब ये यहाँ से तोड़ेगा तो दोनों तरफ से OH OH आया,
एक CH है, ये OH है, इधर से OH आया, इधर से OH। एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं रहेंगे तो HCOOH, और ऐसे हमको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो 2 फॉर्मिक मिले और 2 फॉर्मल्डिहाइड हमको मिले। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या क्या सीखा कि HiO4 डाईऑल को तो तोड़ ही देता है, मतलब एडजेसेंट OH को तो तोड़ ही देता है, एडजेसेंट कार्बोनिल को भी तोड़ देता है, और एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो और OH हो, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, उनको भी तोड़ देता है। जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दिया मैंने, लेट अस सपोज ये वाला दिया, तो इसको भी तोड़ देगा भाई, दोनों OH को तोड़ देता है, दोनों डबल बॉन्डो को तोड़ देता है एडजेसेंट को, तो भैया इसको भी तोड़ देगा। तो करेगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और यहाँ पर OH OH, एक कार्बन पर OH स्टेबल नहीं होते, निकल जाएगा, तो बना क्या, CH3CHO, ये वाला यहाँ पर बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो हमने क्या क्या सीखा कि HiO4 क्लीव्स किस किस को क्लीव कर देता है, डाईऑल्स को, डाई कार्बोनिल्स को, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को। मतलब एक OH एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, या दोनों ही C डबल बॉन्ड O हो, या दोनों ही OH हो, तो सबको HiO4 क्लीव कर देता है, और दोनों तरफ बॉन्ड को क्लीव करने के बाद OH OH पेस्ट कर देगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा अपन लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ या क्लीवेज ऑफ डायोल्स बोलो, या ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स बोलो, तो इसमें ये वाली बात हो। तो हमने पिछले और इस लेक्चर को मिलाकर क्या क्या करा है? अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और करा देता हूँ, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। हालांकि आप जानते होंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन का ऑक्सीडाइज करना आसान है या कठिन काम है? आसान है। कठिन काम है। दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स एक्चुअली। जो पहले से ही संतुष्ट है उसके साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है। भाई मान के चलो हम किसी को चिढ़ा रहे हैं, वो चिढ़ जा रहा है तो चिढ़ाने में मजा आएगा, और चिढ़ नहीं रहा है तो नहीं मजा आएगा। तो वही खेल है। एल्केन्स आर सैचुरेटेड, संतुष्ट है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई अनसैचुरेशन नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिएक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनके साथ रिएक्शन करना थोड़ा सा टफ काम होता है। दैट इज वाई एल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव कंपाउंड। इसलिए हम एल्केन्स की कोई खास प्रॉपर्टी पढ़ते भी नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनका कर क्या सकते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन करना हो तो वी नीड सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं बताऊं, आप जब एल्केन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें मजा आएगा आपको, क्योंकि जैसे मान के चलो मैंने एक एल्केन दिया, इस पर मैंने आपको KMnO4 डाला, तो ये करेगा क्या, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक OH इंट्रोड्यूस कर देगा। कब? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। कई बार क्या होता है, जैसे CH4 लिया आपने, ब्यूटेन लिया, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर 523 केल्विन लिया, और बहुत जबरदस्त 1000 ATM प्रेशर लिया, तब जाकर दारू मिथाइल अल्कोहल कच्ची दारू बना पाएंगे। मतलब बहुत 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 टफ, ये ड्रास्टिक कंडीशंस हो गई, इतना हाई टेम्परेचर इतने हाई प्रेशर पर हम इसमें। अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा कि बेंजीन से अगले CH3 पर अगर आपने KMnO4 डाला तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन से अगले वाले कार्बन पर अगर यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 है, KMnO4 डाला तो भी फाइनल प्रोडक्ट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन से अगर हमारा एक मिथाइल है, अब दो समान चल दो, लेकिन अगर 3 मिथाइल जुड़ गए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो KMnO4 डालने से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर हमने क्या सीखा कि बेंजीन से अगले वाले कार्बन पर एलाइल बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर एक भी हाइड्रोजन अगर है तो फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक ही बनेगा, चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर एक भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पर CH है और बाकी यहाँ पर कुछ भी जोड़ रखा है, CH2 CH3 CH3। आपने अगर KMnO4 डाला
तो फाइनल प्रोडक्ट केवल बेंजोइक एसिड रहेगा और कुछ भी नहीं मतलब है हमको क्या है, क्योंकि बेंजीन से अगर एक के पास अगर अगले वाले कार्बन के पास एक भी अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा। बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना ही चाहिए हर हाल में KMnO4 के साथ। तो मैंने एलिफेटिक मतलब एल्केन्स वगैरह जो हमने बात करी और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी हमने ऑक्सीडेशन देख ली। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ ना? Yes, sir. तो हमने क्या क्या पढ़ा? एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग से वैसे कुछ नहीं होता, बट अभी दे रखा था, देखो मैंने आपका टेस्ट का सिलेबस देखा था कल, तो उसमें लिख रखा था ऐसे, तो हम आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं कि जितने भी चैप्टर्स का कुछ डिस्कशन करना हो सर से मैं बात कर लूंगा कि अगर कोई आगे का चैप्टर स्टार्ट करना हो, क्योंकि अगर आपने ये इतने सारे चीजें पढ़ ली अलग से तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में तो मदद इतनी मिल गई कि अब आपको करने की जरूरत नहीं है। सो कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता कार्बोक्सिलिक का, क्योंकि उनके जैसा तो सब बनना चाहते हैं, तो उनका फिर अपन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, बट उनको हीट कर दें तो उसमें से हीट करने पर कब पानी निकलेगा, कब CO2 निकलेगा, कब CO2 पानी दोनों निकलेगा, कब क्या होगा, प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, ये सारे जितने भी एसिड्स हमारे गिवन होते हैं इनसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको क्या क्या मिलेगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में कल अपन हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आगे का जो भी प्लानिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है, चलिए फिर चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। Thank मैं you, इसका sir. PDF आपको भेज देता हूँ। हाँ, ओके बाय। Thank you, sir. ओके।